राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं विजेंद्र पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के टेक में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मिशन सरकारी नौकरी के तहत हमारी इंडियन हिस्ट्री की जो क्लासेस चल रही हैं, मध्यकालीन हिस्ट्री, उसकी जो आज क्लास होने वाली है वो आपके लिए विजयनगर साम्राज्य होने वाली है। इससे संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को भी कवर करेंगे और विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों को भी कवर करेंगे। यहाँ पर इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत काल को कवर कर दिया था, जिसके हमने 5 वंशों को कवर किया था, खातू सैनो। जब दिल्ली पर सल्तनत काल का समय चल रहा था, उसी समय यहाँ पर दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दोनों नगरों की स्थापना हुई थी। बहमनी साम्राज्य को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य। तो आइए पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य को। पहले पढ़ने के बाद इसके बाद में इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आते रहते हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार हमने यहाँ पर रखा है आपके लिए। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य के शासन की बात करें तो इसका जो शासन काल है वो 1336 से 1350 ईस्वी के 1650 ईस्वी के मध्य में रहा था। 1336 से प्रारंभ होता है और 1650 तक। मध्यकाल में स्थापित होने वाला प्रथम हिंदू राज्य, ध्यान रखना, मध्यकाल में स्थापित होने वाला प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? तो वो आपको ध्यान रख लेना है, वो था विजयनगर साम्राज्य। कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य। अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा की गई 1336 ईस्वी में। की गई थी 1336 में माधव विद्यारण्य की प्रेरणा से। इसकी प्रेरणा से, माधव विद्यारण्य की प्रेरणा से इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? हरिहर और बुक्का ने। पहले इसका जो नाम था वो हम्पी हस्तिनावती था। क्या नाम था विजयनगर का? पहले हम्पी हस्तिनावती के नाम से प्रसिद्ध था। यह नगर बाद में विजयनगर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो विजयनगर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था हम्पी के नाम से या हस्तिनावती के नाम से। स्थापना करने वाले कौन थे विजयनगर साम्राज्य की? तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है। हरिहर बुक्का के द्वारा कब की गई थी? 1336 ईस्वी में। ये क्वेश्चन नहीं बना है किसके प्रेरणा से की थी, ये आपको ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। माधव विद्यारण्य की प्रेरणा से ये क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से पूर्व नाम क्या था? हम्पी या हस्तिनावती। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल की बात करें 1336 से 1650 में विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया था। कितने वंशों ने शासन किया? 4 वंशों ने। और चारों वंशों ने जो शासन किया था उनकी जो ट्रिक है संसातुआ। संसातुआ। तो संसा से सा से बन जाता है संगम वंश, सा से बन जाएगा सालों वंश, और तू से बन जाता है तुगलक वंश, और आ से आरवेणु वंश। लेकिन विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले जो वंश हैं उनमें जो सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं या जो इम्पोर्टेंट वंश हैं उनको हम पढ़ने वाले संगम वंश और तुगलक वंश। यहाँ से अधिकांशतः क्वेश्चन बनते हैं। सालों वंश और आरवेणु वंश से इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो संगम और तुगलक वंश 2 इंपॉर्टेंट वंश है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते रहे। तो संगम वंश के शासन की बात करें तो 1336 से 1485 के मध्य का शासन है। शालव वंश ने 1485 से 1505 के मध्य शासन किया, और तुगलक वंश ने 1505 से 1570, और आरवेणु वंश 1570 से 1650 तक शासन किया था। संगम वंश को पढ़ने वाले पहले पढ़ लेते। संगम वंश जिसका शासन काल रहा था 1336 से 1485। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। यानी इनके पिता थे हरिहर बुक्का के, कौन थे? संगम, और उन्हीं के नाम पर उन्होंने संगम वंश की स्थापना कर दी। हरिहर का शासनकाल 1336 से 1356 के मध्य का शासनकाल रहा था। संगम वंश के प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। इसने अनेगुंडी को अपनी राजधानी बनाया। तो इसने राजधानी क्या बनाई थी? अनेगुंडी। संगम वंश की प्रथम राजधानी क्या थी? अनेगुंडी थी। इस संगम वंश के प्रथम शासक कौन थे? हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम ने अपने शासनकाल के 17 वर्ष बाद विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। यानी हरिहर ने 17 वर्ष शासन किया था, उसके बाद में किसको अपनी राजधानी बनाया था? विजयनगर अपनी राजधानी बनाया। विजयनगर से पहले जो राजधानी थी वो कौन थी? अनेगुंडी। इसी नगर के नाम पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी बाद में हो गई।
हरिहर 1336 से 1356 में, 1340 में इसने होयसर राज्य को विजयनगर में मिलाया। होयसर को कब मिलाया था? 1340 में। 1347 ईस्वी में इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना से विस्तार रोक दिया। यानी जो इसका विस्तार है वो 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई, जिससे क्या है, विजयनगर साम्राज्य का विस्तार रुक गया था। 1356 में हरिहर प्रथम की मृत्यु हो जाती है, और हरिहर प्रथम की मृत्यु के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है बुक्का। कौन बनता है? बुक्का, जो कि उसका भाई था। बुक्का प्रथम 1356 से 1377 तक इसने शासन किया था। हरिहर प्रथम के बाद में बुक्का प्रथम शासक बना। इसने मदुरई को जीत करके विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था, और इसने अपना एक राजदूत चीन भी भेजा। इसने वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया। इसी उपलक्ष्य में वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विजयनगर के किस शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? तो वो कितने की थी? बुक्का प्रथम ने। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404, ये बुक्का प्रथम का पुत्र था। हरिहर द्वितीय सिंहासन पर महाराजा धिराज की उपाधि ग्रहण करके बैठा था। तो इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली और कांची के प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी। कनारा को इसने जीता, मैसूर को जीता, तिरुचिरापल्ली को और कांची को। बहमनी सुल्तानों के कई बड़े आक्रमणों को इसने विफल कर दिया और उन्हें परास्त भी किया था। इससे सबसे बड़ी जो सफलता थी वो पश्चिम के बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को इसने छीन लिया। तो बहमनी साम्राज्य से इसने बेलगांव और गोवा को इसने छीन करके विजयनगर साम्राज्य में मिला दिया था। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 में हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका के राजा से भी कर वसूला था। सफलतापूर्वक राज्य करने के बाद 1404 ईस्वी में दायर की वो हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना, बहुत विजयनगर का शासक जिसने श्रीलंका से भी कर लिया था तो वो थे हरिहर द्वितीय। विरूपाक्ष प्रथम 1414 से 4 ईस्वी, 1404 से। तो हरिहर द्वितीय का जो पुत्र था वो 1404 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद विरूपाक्ष प्रथम ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया। राजगद्दी पर अधिकार के बाद शीघ्र ही विरूपाक्ष प्रथम ने अपने ही भाई बुक्का द्वितीय के द्वारा अपदस्थ कर दिया। इस प्रकार उसका शासन बहुत ही अल्पकालीन रहा। बुक्का द्वितीय 1404 से 1406 ईस्वी तक शासन करता है। विजयनगर साम्राज्य के राज्य सिंहासन पर बैठाए जाने के समय उसके भाई विरूपाक्ष प्रथम ने उसका विरोध किया था। बुक्का द्वितीय केवल 2 वर्ष तक शासन कर सका। देवराय प्रथम, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बुक्का वगैरह, जो बुक्का द्वितीय हुआ था ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देवराय प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हरिहर द्वितीय के बाद में विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक जो उत्तराधिकारी माना जाता है वो देवराय प्रथम को माना जाता है। इसने अपने शासनकाल में बहमनी के सुल्तान फिरोज शाह के आक्रमण का सामना किया था। बहमनी के जो सुल्तान थे कौन थे? फिरोज शाह, उसके आक्रमण को किसने झेला था? देवराय प्रथम ने। देवराय प्रथम 1406 से 1422 तक शासन करता है। फिरोज शाह बहमनी से पराजित होने के कारण देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया था। देवराय प्रथम ने राज्य में सिंचाई की सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाली। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनाया था? देवराय प्रथम ने, और सिंचाई की सुविधा के लिए नहरें भी निकाली थी। इसके शासनकाल में इटली का जो यात्री है इंपोर्टेंट, निकोलो कॉन्टी को 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा पर आया था। देवराय प्रथम के दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ भी थे। 1422 में देवराय प्रथम की मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना, कृष्ण देवराय के प्रथम जो तेलुगु कवि थे उनका नाम क्या था? श्रीनाथ। इनको ध्यान रखना है आपको। और कौन सा इटली का यात्री आया था? निकोलो कॉन्टी। देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी तक शासन करता है। देवराय प्रथम के बाद उसका जो पुत्र था वो रामचंद्र
1422 में सिंहासन पर बैठा, लेकिन कुछ महीने बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और रामचंद्र की मृत्यु के बाद उसका जो भाई था वीर विजय गद्दी पर बैठता है, लेकिन उसका शासनकाल भी अल्पकालीन रहा। इसका जो अगला शासक था वीर विजय का जो पुत्र था देवराय द्वितीय, 1422 से 1446 तक शासन किया। देवराय द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक था, जो जनसाधारण में इंद्र का अवतार माना जाता है। किसके नाम से जाना जाते हैं? इंद्र के अवतार के रूप में जाना जाता है देवराज द्वितीय को। देवराय द्वितीय 1422 से 1446। इसके समय फारस के शासक शाहरुख ने अब्दुल रज़ाक को अपना दूत बनाकर दरबार में भेज दिया था। देवराय द्वितीय ने बड़ी संख्या में अपनी सेना मुसलमानों को भर्ती किया था। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, अपनी सेना में किसके द्वारा सर्वाधिक मुसलमानों को भर्ती किया गया था? तो देवराय द्वितीय के द्वारा। और उनके लिए एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को गजबेटकर, हाथियों का शिकारी भी कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, गजबेटकर के नाम से कौन जाते हैं? देवराय द्वितीय। 1440 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। यहाँ पर आपके लिए सारी की सारी क्लासेज निःशुल्क यूट्यूब पर संपूर्ण क्लासेज उपलब्ध रहेंगी। तो बात करें संगम वंश की, तो इसके अंतर्गत जो शासक थे वो मल्लिकार्जुन 1440 से 1465 में शासक बने। देवराय द्वितीय के बाद जो उसका जो पुत्र था मल्लिकार्जुन विजयनगर साम्राज्य का स्वामी बनता है। उसके समय में उड़ीसा बहमनी के आक्रमण में उड़ीसा ने कोंडबिंदु एवं उदयगिरी के किले पर अधिकार कर लिया था और उड़ीसा के गजपति शासकों ने बुरी तरह से इसे पराजित किया। कुछ समय बाद चंद्रगिरी के नरसिंह सालव ने इसका सिंहासन छीन लिया और नरसिंह सालव मल्लिकार्जुन का सामंत था। ध्यान रखना, मल्लिकार्जुन हार के बाद अपमान को ना सह पाया और 1465 में उसकी मृत्यु हो जाती है। विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 ईस्वी में संगम वंश का अंतिम शासक। मोस्ट इंपोर्टेंट, संगम वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो वो थे विरूपाक्ष द्वितीय। 1485 में विरूपाक्ष की हत्या कर दी जाती है और संगम वंश की समाप्ति हो जाती है। इसके बाद सालव वंश की उत्पत्ति होती है। किस वंश की उत्पत्ति होती है? सालव वंश की स्थापना हुई। सालव वंश के संस्थापक की बात करें तो सालव नरसिंह था। कौन था संस्थापक? सालव नरसिंह। सालव नरसिंह के दो पुत्र थे, तिम्मा और इमांडी नरसिंह। तिम्मा की हत्या के बाद इमांडी नरसिंह को गद्दी पर बैठाया जाता है। इमांडी नरसिंह के शासनकाल में वास्तविक शक्तियाँ उसके सेनापति नरसा नायक के पास थीं। 1505 में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमांडी नरसिंह की हत्या कर दी और तो वंश स्थापित कर दिया। यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत हमने आपको बता दिया इस वंश के बारे में। अब इसके बाद में स्थापना होती है तुलुप वंश की। किसकी होती है? तुलुप वंश की। तुलुप वंश 1505 से 1570 ईस्वी। वीर नरसिंह 1505 से 1509 ईस्वी। 1505 में वीर नरसिंह ने सालव वंश की नरेश इमाड़ी नरसिंह की हत्या की थी और विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था और तुलुप वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह का पूरा जो शासनकाल है वो आंतरिक विद्रोह और आक्रमणों के प्रभावित था। 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु हो जाती है। कृष्ण देव राय 1509 से 1529 ईस्वी। तुलुप वंश का महान शासक कृष्ण देव राय था। 8 अगस्त 1509 में ये शासक बना। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्ण देव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्ण देव राय ने अपने सफल सैनिक अभियानों के अंतर्गत 1509 से 1510 में बीदर के सुल्तान महमूद शाह अदौनी के समीप में हराया था। तो महमूद शाह को भी इसने कहाँ पर हराया था? अदौनी के समीप। 1512 में कृष्ण देव राय ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खां को परास्त कर रायचूर पर अधिकार किया और गुलबर्गा के किले पर भी इसने अधिकार कर लिया था। 1513 से 1518 के बीच कृष्ण देव राय ने उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव से कम 4 बार युद्ध किया और उसे हर बार पराजित किया। 4 बार पराजय से निराश प्रताप रुद्रदेव ने कृष्ण देव राय से संधि की प्रार्थना कर उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया था। तो यहाँ से कृष्ण देव राय से क्वेश्चन बनते ही बनते इसने गुलबर्गा पर भी अधिकार किया। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खां को भी इसने हराया था और रायचूर
का जो किला था उस पर भी इसने अधिकार कर लिया था 1512 में। 1520 तक कृष्णदेवराय ने अपने समस्त शत्रुओं को पराजित करके पराक्रम का परिचय दिया। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्याद और संस्कृत में जाम्बती कल्याणम की रचना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। अमुक्तमाल्यादाय और जाम्बती कल्याणम की रचना किसने की थी? कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र प्रतामे की उपाधि धारण की। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस बारबोसा विजयनगर आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन आया था? बारबोसा। डोमियस पायस बारबोसा विजयनगर आए किसके काल में? कृष्णदेवराय के काल। तुलुप वंश के अंतर्गत कृष्णदेवराय का जो शासनकाल है 1516 से 1529 तक था। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, जिन्हें अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। यानी 8 तेलुगु साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि को क्या कहते थे? अष्ट दिग्गज। और अष्ट दिग्गज में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण थे वो अलसानी, पेद्दन और तेलानी राम। अलसानी पेद्दन को तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि दी गई। इनकी मुख्य कृति मनुचरित और हरिकथा सार है। पांडुरंग महामात्य की रचना तेलानी राम रामकृष्ण ने की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दोनों के दोनों ही नाम पूछे जाते हैं। अष्ट दिग्गजों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? अलसानी पेद्दन और तेनाली राम। तो अष्ट दिग्गज तेलुगु साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि किसके काल में थे? कृष्णदेवराय के शासनकाल में। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग यानी स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग या क्लासिक युग किसे कहते हैं? कृष्णदेवराय के काल को। नागलपुर नामक नए नगर और हजारा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेवराय ने करवाया था। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 में होती है। तो विट्ठल स्वामी मंदिर के निर्माता कौन थे? कृष्णदेवराय थे। अच्युत देवराय 1529 से 1542। कृष्णदेवराय के बाद इसका भतीजा अच्युत देवराय अगला शासक बनता है। इसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर आया। सदाशिव राय अंतिम शासक सदाशिव राय था। सेनापति राम राय ने शासन की सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली और यह साम्राज्यवादी सेनापति था। इसने बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर और अहमदनगर में फूट डालने की कोशिश भी की थी। सदाशिव राय 1542 से 1570 तक शासन करता है। इसके विपरीत परिणाम हुए। बहमनी साम्राज्य के 5 राज्यों में से बरार को छोड़कर शेष चारों ने मिलकर 1565 में विजयनगर पर हमला कर दिया और इस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। युद्ध के मैदान में सेनापति रामराय मारा गया। सदाशिव राय ने अपना अगला सेनापति त्रुमल को बनाया और त्रुमल ने सदाशिव राय की हत्या कर दी और एक नए वंश आर्विडु वंश की स्थापना कर दी। आर्विडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग त्रुमल ने की थी। यह वंश दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का चौथा और अंतिम वंश था। पेनगोंडा इस वंश की राजधानी। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, आर्विडु वंश की राजधानी क्या थी? पेनगोंडा थी। इस वंश के अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था, जिसके राज्य में तंजौर, मैसूर, मदुरई स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ और विजयनगर का राज्य का पतन हो गया था। अब आइए विजयनगर कालीन प्रशासनिक व्यवस्था है उसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो विजयनगर साम्राज्य का जो प्रशासन है वो केंद्रोमुखी प्रशासन था। ये सारी शक्तियाँ किसके पास में थी? केंद्र यानी के पास में होती हैं, राजा के पास में। विजयनगर राज्य का स्वतंत्र स्वरूप राजतंत्रात्मक था, जिसका प्रमुख राजा स्वयं होता था। विजयनगर के राजा राय की उपाधि धारण करते और स्वयं को ईश्वर तुल्य मानते थे। इस काल में राजा की सहायता के लिए 2 परिषदें भी थीं, जिनमें राज्य परिषद और मंत्रिपरिषद होती थी। राज्य परिषद की बात करें तो इसका जो स्वरूप है वो व्यापक था। राजा इसी की सलाह पर नीतियाँ बनाता और स्थिति औपचारिक अधिक होती थी। मंत्रिपरिषद इसका स्वरूप छोटा था, जिसमें कुल 20 सदस्य थे। इसमें प्रधानमंत्री, उपमंत्री और विभागों के सदस्य होते। इसमें विद्वान, राजनीति में निपुण 15 से
50 से 70 वर्ष की आयु वाले निपुण व्यक्तियों को इसका सदस्य बनाया जाता। इसके जो अध्यक्ष थे वो महाप्रधान यानी प्रधानमंत्री कहलाते। राजा और युवराज इसके बाद का स्थान रखता था। ध्यान रखना, राजा और युवराज के बाद में किसका स्थान आता था? महाप्रधान यानी प्रधानमंत्री का। भूराजस्व व्यवस्था की बात करें तो विजयनगर राज्य में राजकीय जो आय का मुख्य स्रोत था वो क्या था? भूराजस्व था, जिसको क्या कहते थे? शिष्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिष्ट। भूराजस्व भूमि की उपज के आधार पर निर्धारित किया जाता, जो सामान्यतः 1/3 या 1/4 के बीच था। 16वीं शताब्दी के मध्य में सदाशिव राय के काल में नाइयों को व्यावसायिक कर से मुक्त कर दिया गया। कहीं नाइयों से क्या नहीं, कौन सा कर नहीं लिया गया? व्यावसायिक कर। आइए प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चनों को यहाँ पर देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में हुई थी। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? MPSC 2021, होयसल, संगमा, सालो, तुलुक। तो विजयनगर राज्य का प्रथम वंश कौन था? संगम वंश। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। इतालवी यात्री निकोलो दा कोंटी 1420 से 21 में विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया। देवराय के, देवराय द्वितीय के, कृष्ण राय के, अच्युत देवराय के। जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर क्या रहेगा? तो निकोलो दा कोंटी किसके शासनकाल में आए थे? तो ये आए थे देवराय प्रथम के शासनकाल में। ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। संगम वंश, सालब वंश, तुलुक वंश, आर्वड़ वंश। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने। सालब वंश की स्थापना सालब नरसिंह ने। तुलुक वंश की वीर नरसिंह ने। आर्वड़ वंश की त्रिमल ने। 1 2 3 4, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? कावेरी, कृष्णा, बाणगंगा, तुंगभद्रा। तो कौन सी नदी के तट पर था विजयनगर साम्राज्य? तो ये कावेरी नदी के तट पर स्थित था। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कृष्ण देव राय के किसके समकालीन थे? शेरशाह, हुमायूं, बाबर, अकबर। तो कृष्ण देव राय का जो शासनकाल है वो किसके समकालीन था मेरे प्यारे साथियों? तो ये था बाबर के समकालीन। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हरिहर बुक्का ने जिस संत के प्रारंभ में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? देखिए ये पूछा जा चुका है जी। ग्रुप डी में आया है ये, हमने बताया भी था कि ये क्वेश्चन बन सकता है। तो माधव विद्यारण्य, ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? बीजापुर, हैदराबाद, मैसूर, चेन्नई। तो जल्दी से कमेंट कीजिए गोलकुंडा कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा? हैदराबाद। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। सर्वाधिक मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का पहला शासक कौन था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देव राय, सालू नरसिंह। तो देवराय प्रथम ने सर्वाधिक मुस्लिमों को अपनी सेना में शामिल किया था। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। विजयनगर के किस शासक ने उपाधि गजबेटकर की उपाधि थी? विजयनगर का कौन सा शासक था जिसने गजबेटकर की उपाधि धारण की? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा? देवराय द्वितीय। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन की भी को भी दोबारा देखें तो इसका जो आंसर है वो देवराय प्रथम नहीं है, देवराय द्वितीय ही रहेगा इसका भी। मुस्लिमों को सेना में भर्ती करने वाला कौन था? देवराय द्वितीय था। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा इसमें भी। आंध्र भोज भी कहा जाता है, कौन सा शासक था जिसे आंध्र भोज कहा जाता है? तो कृष्ण देव राय को कहा जाता है। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।